थोड़ा इंसाइट इनसे लेंगे, फार्मा इंडस्ट्री के बारे में भी समझेंगे, थोड़ा डेटा भी देखेंगे ताकि हमको कॉन्टेक्स्ट पता लग जाए कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ग्रोथ पोटेंशियल की बात करते हैं इंडिया में, उसमें देखिए 3 चीज़ें हैं। आपके हिसाब से इंडिया की जेनरिक परसेंटेज वाइज कितनी परसेंटेज ऑफ इंडिया मेडिसिन इज जेनरिक? इसकी MRP 128 रुपीज़ है। सेम दवाई, नो कॉम्पोजिशन में। देखिए आपको दवाई अगर समझना है ना विवेक, इंसेंटिव टू डॉक्टर्स और सम मोटिवेशन टू डॉक्टर्स इज एग्जिस्टेंट। गवर्नमेंट रिकग्नाइजेस दैट। गवर्नमेंट ने हैज क्रिएटेड रूल्स। हेलो नमस्कार, फेस टू फेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत। मैं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों, मैंने कुछ दिनों से ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर से बातचीत की थी इस फेस टू फेस में जो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अपने बिजनेस में। एक सीरीज़ फेस टू फेस के अंदर में है फेस टू फेस MSME, जिसके अंदर में जो कंपनीज लिस्टेड हैं या लिस्टेड होंगी, जो एंटरप्रेन्योर्स ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, कुछ यूनिक काम कर रहे हैं, उनसे हम सीखते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में, उनके बारे में, और कोशिश करते हैं कि जब ये लिस्टेड हो जाएंगे तो हम इनके बारे में और जान के रखेंगे। तो आज के इस फेस टू फेस MSME के अंदर में मेरे साथ मेरे बहुत पुराने मित्र जुड़े हैं। एक और मित्र का मैंने किया था, अभिषेक का, आपको याद होगा। आपको याद नहीं होगा तो वो वीडियो भी देखिएगा। IT सेक्टर के बारे में, IT सर्विसेज के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान अभिषेक ने दिया था। तो आज जो मेरे साथ दोस्त जुड़े हैं वो मेरे साथ CA में साथ में थे। ये CA गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। CA गोल्ड मेडलिस्ट समझते हैं आप? इंडिया में नंबर 1 CA। हाँ, ये CA गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने जॉब किया काफ़ी टाइम तक, और पिछले कुछ सालों से इनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी चल रही है मेडिसिन सेक्टर में, दवाइयों के सेक्टर में। तो बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए। हाँ, इनसे सीखेंगे पूरा दवाइयों का क्या किस्सा है इंडिया में। ये दवाइयाँ महंगी क्यों हैं, इतनी सस्ती नहीं हो सकती क्या? ये सारी बातें समझेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई अमित चौधरी। थैंक यू। हेलो अमित। हेलो विवेक भाई, कैसे आप? मस्त। लॉन्ग टाइम। गुड टू सी यू बैक इन कलकत्ता। यस, आई थिंक 2 डेकेड हो गए कलकत्ता आए। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ऑलवेज अ प्लेजर टू कम टू द सिटी। लवली। सो अमित, मैं तो आपके बारे में जानता ही हूँ सब कुछ। लिटरली वी हैव सीन आवर स्ट्रगल एंड आवर गोल्डन पीरियड्स टुगेदर, बट ऑडियंस आपके बारे में और जानना चाहेगी। थोड़ा आपका बैकग्राउंड बताइए। You started from Calcutta, then obviously you did CA, उसके बाद क्या क्या किया और अभी आप क्या कर रहे हैं? करेक्ट। देखिए मेरा विवेक, यू नो, आई वाज बोर्न इन अ विलेज इन झारखंड, इज अ प्लेस कॉल्ड साहिबगंज। अब तो टाउन हो गया है, बट उस समय गांव था। रेज्ड इन Calcutta, was a very classic Calcutta Marwadi boy, so did Xavier's, big Don Bosco, then Xavier's, became a chartered accountant with you. And it was an interesting thing, as you rightly mentioned, God was very kind. I was a gold medalist in the batch, and that changed my life because अब तक हम एक MSME के फैमिली से निकलते थे, और MSC की फैमिली में जनरली आप जो व्यापार पिताजी कर रहे हैं उसी में लग जाइए। बट आई बिकेम अ CA, तो फिर हम बम्बई चले गए एंड ग्लोबल MNCs में 20 साल काम किया और वैरायटी ऑफ पागल जैसे काम किया। सो स्टार्टेड इन कंसल्टिंग, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की JP Morgan Chase में। प्रॉक्टर एंड गैम्बल बिकेम होम, एंड बहुत मेरे लिए बहुत क्रिटिकल वो कंपनी थी और बहुत चीज़ सिखाया। मैं बोलता हूँ मेरे लिए 10-11 साल का एक MBA कोर्स हुआ। मैंने तो MBA किया नहीं आप जैसे, बट मेरा एक MBA कोर्स वहाँ पे हुआ जहाँ पे ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है, रिटेल बिजनेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। मैंने बद्दी में जाके फैक्ट्री लगाई, ब्रांड्स लाइक पैम्पर्स, ओलेल इंडिया में लॉन्च किया, फिर सिंगापुर जाके ग्लोबल रीजनल CFO जैसे काम किया। तो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। एंड 2015 में वापस आए, वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय चेंज दैट वाज हैपनिंग इन द कंट्री। एंड प्राइवेट इक्विटी में काम किया 2 साल एज अ पार्टनर। एंड ऑन माई 40th बर्थडे डिसाइड किया कि कुछ लाइफ में करना है। सो आपने तो बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया था, हमारी बत्ती देर से जली, और बोले कि भाई कुछ तो एंटरप्रेन्योरशिप जैसा काम करना है। और हमें एक बड़ी यूनिक इंडस्ट्री समझ में आई। हमारा तो पूरा बैकग्राउंड इन्वेस्टमेंट में या आपके कंज्यूमर हेल्थ साइड में, कंज्यूमर साइड में था। बट हमें एक इंडस्ट्री दिखी फार्मा की, एंड वी विल टॉक इन डिटेल, जहाँ पे एक वैल्यू रिटेलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक इम्प्लीमेंट करने की मौका मिला। तो हमारे को तो API क्या होता है उस समय नहीं मालूम था, एंड वी ट्राई एंड आंसर सम क्वेश्चंस टुडे। तो हम लोग हंस के बोलते हैं कि उस समय भाई 7 साल पहले ना मुझे API फार्मा का क्या होता है वो मालूम था, ना टेक का API क्या होता है वो मालूम था। अभी थैंकफुली थोड़ा थोड़ा दोनों सीख गए काम करते करते, एंड दैट हैज बीन माय जर्नी।
7 years of building Dava Dost. So now I run a company called Dava Dost, which is in 6 states of India. And God is kind, we're progressing well. लवली लवली। मुझे आपका कंपनी का नाम बहुत पसंद है, दवा दोस्त। एक्चुअली में दोस्त गोज वेल विथ योर पर्सनालिटी। यू हैव बीन अ ग्रेट फ्रेंड फॉर लॉट ऑफ ऑल ऑफ अस। Thank you. लवली। आई होप योर बिजनेस ग्रोज एज ट्रू दोस्त ऑफ दिस कंट्री। आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा दवा दोस्त की नीड है। थैंक यू, यू आर वेरी काइंड। आई थिंक इट इज़ राइट बिकॉज इन वील टॉक, जैसे आप अगर फार्मा मार्केट इंडिया का देखते हैं तो फार्मा मार्केट इंडिया का 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए। जनरली लोग बात करते हैं एक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए मार्केट है, वो मोटा मोटी 2 लाख करोड़ का मार्केट है। $30 बिलियन, अगर जो डॉलर्स में बात करते हैं आपके लिसनर्स भी, तो $30 बिलियन का डोमेस्टिक कंजम्पशन है हमारा, और 20 बिलियन के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट है। सो मोटा मोटी $50 बिलियन का मार्केट है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। The funniest part is कि 20% of global supply of pharma manufacturing में इंडिया में बनता है। Okay. It is not, so we are one of the largest pharma, like हम लोग सब लोग इंडस्ट्री में बोलते हैं कि हम फार्मेसी टू द वर्ल्ड हैं। एंड we'll deep dive into some more details etc. But it's a very unique thing। एक जो सबसे बड़ी विडंबना है इंडिया की, लेकिन उसमें कि भाई हमारे, अगर आप टीयर ऑफ सिटीज़ के हिसाब से पॉपुलेशन देखेंगे तो रफली 2/3 पॉपुलेशन अपनी टीयर 2 सिटी एंड बिलो रहती है। उसको लोग भाई भारत बोल के क्लासिफाई करते हैं। रफली 100 करोड़ लोग हैं उसमें, और ऊपर के भाई 50 करोड़ लोग टीयर 1 सिटी एंड मेट्रो में रहते हैं, मिक्स करके मोटा मोटी। बट फार्मा का जो डोमेस्टिक फार्मा, जो आज हम बात करेंगे प्राइमरली डोमेस्टिक फार्मा के बारे में बात करेंगे। डोमेस्टिक फार्मा सिर्फ 1/3 बिजनेस वो भारत को सर्व करता है। अच्छा। तो ये पिरामिड अगर अपने विजुअलाइज करते हैं तो एक बड़ा इन्वर्टेड पिरामिड है कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम्स 2/3 ऑफ डोमेस्टिक फार्मा, एंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ ओनली 1/3 ऑफ द फार्मा। एंड वो भी अंडर सर्विस्ड है। मतलब बहुत स्टडीज़ हुई, बहुत आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इंडिया में एक्सपेंसिव हैं, और लोग गरीबी में, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, वो और गरीबी में जाती जाती है। क्योंकि भाई हेल्थ केयर एक ऐसा सब्जेक्ट है या मेडिसिन एक ऐसा चीज़ है कि 100% ऑफ हाउस होल्ड में कंज्यूम होता है। ऐसा कोई हाउस होल्ड ऑफ इंडिया अनफॉर्चुनेटली नहीं है जिसमें आपको मेडिसिन का नीड नहीं है। ओवर 12 मंथ्स अगर आप देखेंगे, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है इंडिया में आप जिसमें कोई भी एक ऐसा चीज़ है जो हर फैमिली में पेनिट्रेशन और नीड इज़ 100%, एंड अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इज़ ड्रामेटिकली डिफरेंट। तो हम लोग ये सोचते हैं कि रफली 70-80 करोड़ लोग ऐसे हैं इंडिया में जिनको हेल्थ केयर, हम लोग जब हेल्थ केयर बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन मार्केट की बात कर रहे हैं, उनकी एक्सेस और उनकी अवेलेबिलिटी कि भाई मेरे पास अवेलेबल नहीं है या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। 60-70 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि भाई उसके चक्कर में हेल्थ ख़राब होता है, डिटोरेट होता है सब चीज़। तो आप, हम लोग अभी फार्मा कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो हम दवाइयों की बात कर रहे हैं। करेक्ट है। हेल्थ केयर में मतलब हम वो हॉस्पिटल और नर्सरी, हेल्थ केयर नहीं, हमें नहीं समझ में नहीं आता है। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट्स मार्केट भी नहीं समझ में आता। तो एक्सपोर्ट्स कैसे होता है, एक्सपोर्ट्स कौन सी कंपनियां करती है, अच्छा कर रही है, खराब कर रही है, कैसे चलता है वो। तो एवरी टाइम आई टॉक हेल्थ केयर, फार्मा, व्हाटएवर, वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ फार्मा और मेडिसिन। परफेक्ट। तो दोस्तों, हमने इसको थोड़ा स्ट्रक्चर इस तरह से रखा है कि थोड़ा इंसाइट इनसे लेंगे, फार्मा इंडस्ट्री के बारे में भी समझेंगे, थोड़ा डेटा भी देखेंगे, ताकि हमको कॉन्टेक्स्ट पता लग जाए कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो अमित ने बता ही दिया कि इतने करोड़ लोग हैं जहाँ दवाइयाँ नहीं पहुँच रही है, राइट? करेक्ट। तो एक्चुअली नोबल कॉज भी है कि लोगों तक अफोर्डेबल दवाइयाँ पहुँचाना। यही दवा दोस्त का मुझे कोर दिखता है। एक छोटा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ऑल्दो अमित ने मुझे पैसे नहीं दिए, ना मैंने उसको पैसे दिए ये इंटरव्यू करने के लिए, बट हाँ, मेरा छोटा सा इन्वेस्टमेंट है अमित के बिजनेस में। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं किसी तरीके से इस पूरे मुहिम का पार्ट बन पाया। तो एक डिस्क्लेमर है कि जो भी मैं बात करूँगा, ऑब्वियसली मेरा बायसनेस होगा कि मैं अच्छी बातें ही करूँगा, और अमित है भी अच्छा, तो इसके बारे में अच्छी बातें करना भी बनता है। तो अमित, प्रेजेंटेशन अपने लोगों ने बनाया एक छोटा सा, उसको बेस कर लेंगे, एंड देन विल कंटिन्यू आवर चिट-चैट। यस, यू वांट मी टू? या, आई डू इट। सो एक जो लैंडस्केप की हम बात करते हैं, जो हमने बात किया कि रफली 2 लाख करोड़, 2 ट्रिलियन रुपीज़ की भी बात करेंगे तो 2 ट्रिलियन रुपीज़ का डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन है। और ये नेक्स्ट 10 साल में अपने डबल होने का मोटा मोटी ऐसा
एक है, एंड वील टॉक अबाउट व्हाई इट विल डबल इन द मार्केट। हम वॉल्यूम के हिसाब से, मेडिसिन इज नॉट एन MRP थिंग। अल्टीमेटली आपको बुखार है तो एक ही पैरासिटामोल खाइएगा, सस्ता होगा महंगा होगा, दो तो नहीं खाइएगा ना। तो भाई हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन भी है, एंड इट इज़ नॉट अ सरप्राइज बिकॉज भाई हमारा पॉपुलेशन भी 1/6 ऑफ पॉपुलेशन ग्लोबल हम है, करेक्ट। उसके 1/3 दवाई के हम हैं, और 20% ऑफ वर्ल्ड के मेडिसिन सप्लाई इंडिया से होती है पूरे दुनिया में। आप US कोई भी मार्केट आप पकड़ लीजिए, डेवलप्ड मार्केट पकड़ लीजिए, डेवलपिंग मार्केट पकड़ लीजिए, इंडिया का सप्लाई वहाँ पे, इंडिया वुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मेडिसिन, ओके, फिनिश्ड मेडिसिन, नॉट API। नंबर 1 होगा चाइना। नंबर 1 वुड बी चाइना। चाइना सबसे मैन्युफैक्चरर, हाँ ठीक है, ओके। बट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में आई थिंक वी आर नंबर 1, आई एम नॉट फुली श्योर। ओके। API जो उसका फॉर्म सॉल्ट है, जो बोलते हैं पैरासिटामोल बोल दीजिए, पैरासिटामोल में चाइना इज लाइक नंबर 1 to नंबर 10 वही है, नंबर 11 से सब लोग चालू होते हैं, जो बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट में आई थिंक जेनरिक्स में वी आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड, Okay. इज माय अंडरस्टैंडिंग जी। एंड द अदर फन फैक्ट इज कि 25% से ज़्यादा FDA अप्रूव्ड साइट्स ग्लोबली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग। हम हमेशा बहुत प्रेस में पढ़ते हैं कि दवाइयाँ अच्छी नहीं है, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, नहीं होगा, बट ये रियलिटी है। US FDA को जनरली गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, क्वालिटी कंप्लायंस के हिसाब से बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, बहुत कंप्लायंस चेक्स होते हैं, ऑडिट्स होती है। 25% ऑफ ग्लोबल फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस विच आर अप्रूव्ड आर इन इंडिया, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो एक तरह से आपने ये कह सकते हैं कि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। And this is a fact that is known across. We are very proud with the sad part is कि भाई हम फार्मेसी टू इंडिया नहीं, हम फार्मेसी टू द वर्ल्ड तो 100% है, हम फार्मेसी टू इंडिया में वीकनेस है। और स्पेशली अगर आप बोलेंगे फार्मेसी टू भारत में बहुत वीकनेस है। फार्मेसी टू द फर्स्ट 15, 20, 30 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया में बहुत अच्छे हैं। अपने कलकत्ता में जाइएगा भाई, कोई आपको लगेगा ही नहीं क्या प्रॉब्लम है। सब जगह हर गली में 4 दुकान दिख रहा है, आपको जब दवाई खरीदनी है 24/7 मिल रहा है, आपको फील ही नहीं हो रहा है कि भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे ही आप यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आगे जाइएगा तो तकलीफ दिखने लग जाता है कि भैया अचानक से भारत में प्रॉब्लम है, भारत का सोल्यूशन, भारत की फार्मेसी अनफॉर्चुनेटली इंडिया नहीं बन पाए अभी तक। सही है, वेरी वेल पुट। आगे बढ़ते। सो जो अपने ग्रोथ पोटेंशियल की बात करते हैं इंडिया में, उसमें देखिए 3 चीज़ें हैं। एक जो आपने बात की है कि 100 करोड़ लोग, मोटा मोटी जो 2/3 लोग हैं उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, और वो 1/3 ऑफ द मार्केट ही अभी सर्विस कर पा रहे हैं। उसमें से भी कुछ कंपनियां जैसे मैनकाइंड है, उन्होंने बहुत काम किया। मैनकाइंड की प्रीटी मच सारी सक्सेस स्टोरी भारत के पीछे बनी। अच्छा, कि भाई वो लोग ने भारत को आइडेंटिफाई किया। जैसे यूपी मार्केट उनका जो कोर है, यूपी में रफली 16% 17% ऑफ इंडिया स्टेज इन यूपी, और यूपी के टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आई थिंक माय मेमोरी इज राइट 40% पॉपुलेशन टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी में, टॉप 10 सिटीज ऑफ यूपी में रहती है। तो वो लोग ने वहीं से टारगेट किया कि भैया 16% पॉपुलेशन है, 10 शहरों को पकड़ लीजिए, भाई उसका क्रीम को पकड़ के। तो जो बड़ी कंपनियों, सन फार्मा लोग ने काम किया दिल्ली बॉम्बे में, भाई मैनकाइंड ने उसको यूपी में रेप्लिकेट कर लिया, वही टेम्पलेट को, बट इन Tier 2 एंड बिलो सिटी वाले मॉडल में कर लिया। तो मुझे जो लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल जो हम लोग बोलते हैं, 100 करोड़ लोग को भाई दवाई तो चाहिए ही। जो अपने बात की है कि भाई हर फैमिली में अपने को दवाई की नीड है, कोई भी क्रॉनिक होगा, एक्यूट होगा, फैमिली 4-6 लोगों की है, पेरेंट्स हैं, एज होता है। इंडिया का देखिए एवरेज एज जो है, एज एक्सपेक्टेंसी पोस्ट इंडिपेंडेंस 75 साल मोटा मोटी हुए अपने को, उसमें 25 साल का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, तो भाई 25 साल ऐड तो हो गए। अब भाई 25 साल का जो लास्ट का 10 साल है, पहले भी प्रॉब्लम था, अभी भी प्रॉब्लम है। और वो पहले आप 50-55 में जो बीमारी चालू हुई, पहले आदमी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55-50, आई थिंक इंडिपेंडेंस पे 55-56 पे थे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी हम 72-73 बोलते हैं इंडिया का लाइफ। वही जो बीमारियां हैं वो तो 20 साल आदमी है ही। तो हर घर में एक चीज हो गया कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ योर अर्निंग एबिलिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच यू वर्क आउट, व्हाट यू डू, सब चीज अवेयरनेस हो रही है, बट एक घर में दवाई की नीड तो है। सो द नेक्स्ट बिग पोटेंशियल इज ऑन भारत। सही है। और अमित, ये भी है कि अभी आज की 88 में इंडिया का एवरेज एज जैसे लेट 20s में है, बट अगर 30-40 साल बाद देखेंगे तो एवरेज एज भी बढ़ेगा, तो लाइफ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रहा है, और एवरेज में एक इंडियन भी करेक्ट सो थोड़ा ओल्ड होता जा रहा है। देखिए एक चीज़ विवेक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हम लोग अभी मार्केट देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई इवन इन द लास्ट 10 years जो क्रॉनिक का एलिमेंट है
एक हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, बट एक जो नॉट सो प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हम ऑल्सो क्रॉनिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं। कि इंडिया में मोटा मोटी 25 से 30 करोड़ लोग हैं जिसको 3 बड़ी क्रॉनिक हम लोग बोलते हैं कि एक शुगर की डायबिटीज़ है, एक हाइपरटेंशन की बीमारी है, और तीसरा कोलेस्ट्रॉल हार्ट की बीमारी जो कॉमनली अपने बात करते हैं, स्टैटिन्स की दुनिया हो गई या उस टाइप की। तीनों को मिला के मोटा मोटी 30 करोड़ लोग तो आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम में है अभी ऑलरेडी। तो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट। एंड जो ऐसे आप बोल रहे हैं कि जैसे जैसे एज प्रोफाइल एवरेज एज बढ़ते जाएगी, भाई पीपल जो फूडिंग हैबिट है सब चीज़ है, हम जैसे यूएस में देख रहे हैं कि भाई एवरेज एज ऑफ कैचिंग अ डिजीज इज कमिंग डाउन। एंड हमारी जो फूडिंग हैबिट्स है वी आर गोइंग इन दैट सेम डायरेक्शन कि भाई हमारी फूडिंग हैबिट खराब होगी, लाइफस्टाइल या भाई अर्निंग एबिलिटी बढ़ती है तो लाइफस्टाइल थोड़ा खराब हो जाता है और उसमें आदमी बीमार जल्दी पड़ने लगता है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट विल हैपन। एंड क्रॉनिक इज वन थिंग दैट पीपल मिस्टेक इज की अंडरस्टैंड थिंग्स की भाई क्रॉनिक अमीर आदमी की बीमारी है। भाई क्रॉनिक किसी को नहीं छोड़ता है। अच्छा, डायबिटीज आप देखिएगा गाँव में या बीपी है या कोलेस्ट्रॉल है, हमारी जो बेस फूडिंग हैबिट है विच इज़ वेरी वीट एंड राइस हैवी, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू गो। Bulk of us will eat wheat as a core meal. A lot of us have rice as a core meal. Right. But वो दोनों ही is like prompting you towards ill health. और भाई काम कम होते जा रहा है, पसीना बहाने का सिस्टम कम हो गया है। तो पहले जो अपने दादाजी लोग थे, पिताजी लोग थे, वो लोग मेहनत कर करके पचा भी ले रहे थे हमारे अभी उसमें। सो क्रॉनिक इज अटैकिंग एवरीवन एंड इट इज अटैकिंग ड्रामेटिकली एट अ वेरी फास्ट पेस। अभी एक स्टडी हुई, उसमें आया कि भाई धीरे धीरे जो एक टिपिंग पॉइंट हर चीज़ का आप लोग मार्केट में करते हैं, उसका एक टिपिंग पॉइंट होता है, इसे बाई कीजिए, इससे सेल कर लीजिए। वैसे हमारे हेल्थ केयर में वो एक टिपिंग पॉइंट बोलते हैं कि भैया इस टिपिंग पॉइंट पे अनफॉर्चुनेटली वी हैव कम ऑन बिकमिंग इट विल बिकम लाइक एन एपिडेमिक इन इंडिया ऑन टर्म्स ऑफ क्रॉनिक। सो जो यूएस में हुआ या कोई और डेवलपिंग कंट्री में देख रहे हैं, there's a lot of studies now coming कि we have also unfortunately starting to hit that tipping point जहाँ पे because of this earning age profile going up and people being aware कि भाई मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा नॉर्मल ठीक का प्रॉब्लम नहीं है, मैं बीमार हूँ। that identification is also coming up. स्केरी तो है। Sorry, the idea is not to scare people, just to give factual. No, that's true. एक जो टॉपिक है विवेक इंटरेस्टिंग की, जो एक हम एक तरह से बात कर रहे हैं कि हम 20% वर्ल्ड का करते हैं, फार्मेसी टू द वर्ल्ड है, जेनरिक सारी दवाइयाँ हमारी आती है, हम एवरेज में 70% ग्लोबल मीडियन से लोअर हैं। तो ये वैसे अगर देखेंगे तो भाई अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है, बट 20% लोग 1 out of 5 people in India who are given medicine cannot take the medicine because of the cost of the medicine. Oh my God. So even ग्लोबल स्टैंडर्ड से जब बेंचमार्क करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन रहा है, सब चीज़ अच्छा है, उसमें लग रहा है कि नहीं भाई हम बहुत अच्छे हैं, बहुत दवाई सस्ती है, हम सारा तो दुनिया का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे क्या अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है। बट ये तो 20% ऑफ पीपल कांट अफोर्ड मेडिसिन। एंड इसका सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि भाई जो स्पेशली क्रॉनिक, आपको बुखार हुआ, आपने दवाई नहीं ली, 2-4 दिन एक्स्ट्रा तकलीफ पाइएगा, ठीक हो जाइएगा, मतलब हो ही जाता है आदमी, 2-4 दिन का उसकी लाइफ साइकिल है बुखार की, निकल जाता है, राइट। बट जो क्रॉनिक वाला है, जो दवाई स्किप करता है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। भाई आपको नहीं मालूम चल रहा, आपको आज बीपी है, आपने दवाई 1 हफ्ते नहीं ली, 2 हफ्ते नहीं ली, 1 महीना नहीं ली, आपको कुछ इंक्रीमेंटल खराब, अच्छा थोड़ा गुस्सा एक्स्ट्रा आएगा, बट आफ्टर योर लास्ट 10-15 ईयर्स ऑफ योर लाइफ इतना हॉरिबल है कि भाई वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। और जैसे अपने बात की है कि भाई मेडिसिन इज अ प्रोमिनेंट एक्सपेंस, स्पेशली फॉर भारत। भाई आज आपके घर में, मेरे घर में, अगर हम परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इंडिया का बात करेंगे और बोलेंगे कि भाई इज इट अ बिग नंबर, तो भाई खर्चा तो उतना ही है ना। भाई डायबिटीज़ है, मेरे घर में भी 2,500 है, मेरे समझ ड्राइवर के घर में भी 2,500 है, बट मेरे लिए 2,500 इज पेबल, एबिलिटी इज़ वेरी ईजी। मेरे ड्राइवर के लिए बहुत टफ, जो तो नीचे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड बिलो है, उनके लिए वो है। तो एज अ परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग फॉर अ हाउस होल्ड, इट इज़ ड्रामेटिकली टफ फॉर देम टू डू दिस थिंग। 2 प्रश्न है। एक तो मुझे थोड़ा जेनरिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा डिकोड कर दीजिए पहला। दूसरा प्रश्न पूछना तो मैं भूल जाऊँगा कि मेडिक्लेम जो है जी, दैट इज सपोजिडली समथिंग विच विल सेव पीपल फ्रॉम द बर्डन, कॉस्ट बर्डन। करेक्ट। तो क्या मेडिसिन में भी मेडिक्लेम होता है? दोनों का आंसर आप। ग्रेट। तो
पहले सेकंड वाला कर लेते हैं, इजियर है। फिर जेनरिक इज अ लॉन्ग, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, बिकॉज इंडिया का मार्केट कॉम्प्लेक्स है जी। तो जो मेडिक्लेम का पार्ट है सर, जो अपने अभी आप भी फाइल करते हैं, तो हम जब अगर इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो बोलते हैं कि आप अगर एक ओपीडी में गए, डॉक्टर से कंसल्ट किए, उसने दवाई लिख दी हाँ जैसे, तो उसके लिए कोई कवरेज नहीं है। अच्छा। ब्रॉडली मतलब कोई थोड़ा बहुत होता है, बट ऐसा वो 100% आउट ऑफ कवरेज है। ठीक है। राइट, तो उसका मतलब है कि भाई आप क्रॉनिक में अटक गए, भाई आपको कोई चोट लगी, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ओवरनाइट रहे, उसका ट्रीटमेंट कराए, वो आपको मेडिक्लेम में पास हो गया। बट जो आप डॉक्टर के पास, एक जीपी के पास गया, बोला यार ठीक नहीं लग रहा है, उसने बोला था टेस्ट कराओ, टेस्ट करा के मालूम चला कोई एक बीमारी है और बीमारी का हमने इम्प्लीमेंट किया, तो उसका कोई कवरेज नहीं है और परपेचुअली नहीं है कि भाई मैं आज भी नहीं है, मुझे फ्यूचर में भी नहीं है, कि वो उसका कोई कवरेज नहीं है। तो दैट इज one of the reason why we have so many people pushed back into poverty in India every year is because कि उनके पास आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कवरेज नहीं है। तो टेक्निकली हेल्थ केयर में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस बोलते हैं कि भाई ओपीज कवरेज ऑन हेल्थ केयर। फ्रॉड रिस्क है। जितने मेरी इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों से बात हुई, उनका ये है कि भाई क्योंकि डिजिटाइजेशन नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन का नहीं है भाई उसमें, तो भाई वो उसके रिस्क लगता है कि भाई मैंने आपको दे दिया, अब आपने भाई झूठ मूठ का एक डॉक्टर के पास गए, एक पर्चा बनवा लिया, 10,000 रुपये की दवाई लिखवा ली, ज़रूरत है कि नहीं। वो रिस्क के चक्कर में एक हॉस्पिटल्स देन एक्ट एज अ कॉन्ड्यूक्ट पॉइंट, उसका ऑडिट कर लेते हैं, सब करते हैं। यहाँ पे 10 लाख फार्मेसियाँ हैं, उतनी डायग्नोस्टिक चेन है, उसका कहाँ आप खोजिएगा, कैसे ऑनबोर्ड कीजिएगा। वी नॉट, आई डोंट थिंक कोई भी, तो कुछ कॉर्पोरेट्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को देना चालू किया है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बट एक ब्रॉड इंडिया में अभी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कवरेज इज सम टाइम अवे। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। देन लेट्स कम टू आवर फेवरेट टॉपिक, जेनरिक क्या है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आपके हिसाब से इंडिया की जेनरिक परसेंटेज वाइज कितनी परसेंटेज ऑफ इंडिया मेडिसिन इज जेनरिक? What is your estimate? जेनरिक का जो मेरा डेफिनेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग क्या, तो उसके हिसाब से आंसर देता हूँ कि जेनरिक मतलब जो दवाइयाँ महंगी नहीं है, सस्ती है और पेटेंट वगैरह उसका कंप्लीट हो चुका है, वही होगा। करेक्ट। ठीक है, तो कितना परसेंटेज दवाइयाँ जेनरिक होगी इंडिया में? इंडिया तो R&D तो करते हैं हम लोग, जितना मैं पढ़ा हूँ R&D करते हैं, बट इनोवेटिव तो हम लोग नहीं है। इनोवेशन तो यूएस में ही होता है, मेन तो वहीं से नई दवाइयाँ बनती है। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम तो जेनरिक ही होगा, 80%। इंडिया में 98-99% दवाइयाँ जेनरिक है। अच्छा। वन थिंग आई, देयर इज ओनली वन थिंग एवरीवन हु इज लिसनिंग शुड टेक बैक एंड विल मार्केट के बारे में, कि इंडिया में हर दवाई जेनरिक है। ऑफ इंडिया ग्लोबली से 2 ही दवाइयाँ होती है, पेटेंट प्रोटेक्टेड दवाई है, एक जेनरिक है। इंडिया में पेटेंट प्रोटेक्टेड दवाइयाँ टिपिकली ऑन्कोलॉजी में या HIV के डिजीज में के लिए है। अच्छा। उसके बाद की मार्केट में नहीं है। कुछ नई दवाइयाँ अभी पेटेंट प्रोटेक्टेड रिलीज हुई मोटापे के लिए, वीग्रोवी बोल के या मोन्जारो बोल के, बट दे आर वेरी फार एंड फ्यू। 98% 99% दवाइयाँ जेनरिक है। सो प्रीटी मच वी कैन से कि भाई हर दवाई इंडिया में जेनरिक ही है। तो पेटेंटेड मतलब इंडियन कंपनी पेटेंट कर रखी है? नहीं, इंडियन कंपनी का जैसे आपने बोला कि कोर जो मॉलिक्यूल आइडेंटिफिकेशन और मेहनत है वो टिपिकली US लेड होता है, बिकॉज द खर्चा ऑफ फाइंडिंग इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड हिट रेट्स आर वेरी पुअर। आपके ट्रेड में भाई आप तो रोज का सिस्टम है आप लोग का, बट हिट रेट ऑफ अ सक्सेसफुल, भाई आप अगर 10 मॉलिक्यूल पे मेहनत कर रहे हैं, इफ यू आर लकी यू विल गेट 1 मॉलिक्यूल एज अ सक्सेस। सो बहुत टाइम कंज्यूमर, बहुत रुपया खर्चा होता है उसमें कि भाई, तो वो इंडिया की कंपनी बिकॉज सारी जेनरिक कंजम्पशन है और पेयर मार्केट नहीं है। अभी हम तो अभी ये बोल रहे हैं कि 70% सस्ते हैं, उसके बाद 20-30% पॉपुलेशन उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो आप सोचिए अगर पेटेंट बना भी लिया, किसी ने मेहनत की और पेटेंटेड दवाइयाँ इंडिया में बनाई है, बोले भैया 50,000 रुपये की दवाई है, 30,000 रुपये की दवाई है, रिकवर करना है इन्वेस्टमेंट, तो उसका मार्केट ही नहीं है इंडिया में। सो वो एक विशेष साइकिल है कि भाई पेयर मार्केट नहीं है, उसलिए इनोवेशन किसके लिए करें और व्हाई शुड आई डू इनोवेशन। सो वी टिपिकली इन लाइसेंस जो पेटेंट होता है भी है, तो उसको इन लाइसेंस करके इंडिया में लॉन्च करते हैं। ओके ओके। एंड नाउ कमिंग टू आवर जेनरिक स्टोरी। अब हमने बोला 100% या 98% दवाइयाँ जेनरिक है। अब इंडिया की मार्केट बड़ी इंटरेस्टिंगली 2 भाग में बटी जेनरिक की। एक बटी ब्रांडेड जेनरिक्स, एक बटी अनब्रांडेड जेनरिक्स। ओके। तो अगर आप पहले अनब्रांडेड जेनरिक्स की बात करें कि हम पैरासीटामोल या अपने समझ लिए क्रोसिन है, डोलो 650 है विच इज़ अ वेरी फेमस पैरासीटामोल, अब वो सब ब्रांडेड जेनरिक हो गई।
अब उसमें अगर खाली आपको एक पैकेजिंग में दिखा के खाली लिखा है पैरासीटामोल 650 तो वो जेनरिक हुई। ओके। तो इंडिया में वो वाला जो काम है जेनरिक वाला वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है प्राइमरली, विच इज़ सेइंग कि मैं आपको एक अनब्रांडेड दवाइयाँ जेनरिक दवाई दूंगा। तो जन औषधि स्टोर आपने सुना होगा, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत जगह बहुत रैपिडली एक्सपैंड हुआ है। तो जन औषधि टिपिकली इज़ योर सोर्स ऑफ अनब्रांडेड प्योर जेनरिक्स, GX हम लोग बोलते हैं कि भैया प्योर जेनरिक्स है। ओके। कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, वो मिलती है। तो सबसे प्राइस सेंसिटिविटी में सबसे नीचे वो है। अब उसके बाद जो ब्रांडेड जेनरिक्स है वहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी हुई। हम लोग CPG वर्ल्ड, हम लोग कंज्यूमर गुड से आए तो हम लोग पुश और पुल मॉडल बोलते हैं। सो एक पार्ट बना पुश मॉडल। हम लोग बहुत सुनते हैं कि भाई MR फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी दवाई बनवा के MR को दिया, MR जाके डॉक्टर को इन्फ्लुएंस किया, उनको भाई समझाया दवाई क्या है, सब चीज़ की, और वहाँ से उन दवाई का डिमांड क्रिएट हुआ और फार्मेसी है वो डिमांड फुलफिलमेंट पार्टनर हुई। ओके। तो आप अगर मेरे PNG बैकग्राउंड से समझिएगा तो समझ लीजिए एरियल है। एरियल में हमने एक हीरोइन ली, उसने TV में खूब कमर्शियल प्ले किया, डिमांड क्रिएट किया, और एक किराना दो है या DMart है, कोई भी है, वो डिमांड फुलफिलमेंट सेंटर बन गया मेरा कि भाई डिमांड क्रिएशन का मेहनत मैंने किया। ठीक है। और वही फार्मा कंपनियां इंडिया में इंटरेस्टिंगली विवेक 100 मतलब मोस्ट ऑफ द बिग फार्मा कंपनी ऑल्सो रन समथिंग विच इज़ कॉल्ड ट्रेड। तो इसको एक ब्रांडेड जेनरिक का एक डिवीजन हो गया पुल, एक हो गया पुश। तो एक ही वही डिवीजन में फार्मा कंपनी आके बोलती है कि भैया ये पुश कैटेगरी है, अब डिमांड क्रिएशन भाई साहब ट्रेड कर लीजिए। वो बोलते हैं भाई मार्जिन जो मेरा खर्चा हो रहा है, मेहनत हो रहा है, मैं एक भाई डॉक्टर के पास जाना है, समझाना है, बहुत मेहनत का काम है, तो वो उसमें वो ट्रेड को दे दिया। तो ब्रांडेड जेनरिक में ही 2 डिवीजन बन गए। अच्छा। एक पुश कैटेगरी हो गई, एक पुल कैटेगरी हो गई। पुल का मतलब जो भी डिमांड क्रिएशन फार्मा कंपनी कर रही है, पुश का मॉडल हो गया कि डिमांड क्रिएशन ट्रेड कर रही है। सो वो एक 2 डिवीजन बन गया, उसी में एक बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी सेट खुल गई। ये दोनों मिला के रफली आज अगर आप मार्केट को असेस करेंगे तो रफली 95% ऑफ दैट 98% इज दिस ब्रांडेड जेनरिक मार्केट, and 5% is what the government is doing. 5 होगा, 6 होगा, but that is बहुत ही छोटा है। अच्छा, ये गवर्नमेंट जो काम कर रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट भी करती है? स्टेट गवर्नमेंट्स भी कहीं कहीं अपना अपना प्रोग्राम रन कर रही हैं, बट प्राइमरली जन औषधि केंद्र बोल के। तो ये दवाई बनाता कौन है? जन औषधि केंद्र में जो दवाई होती है तो वो गवर्नमेंट सेंट्रली प्रोक्योर करती है, टेंडर करती है, उसी में कभी सिप्ला सप्लाई करती है, कभी और कोई कंपनियां सप्लाई करेगी, बट दैट इज सोर्सिंग उनकी अलग अलग है। सेम कंपनी मैन्युफैक्चर गवर्नमेंट को भी दे सकती है, कुछ दे सकती है। तो बहुत इंडिया में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन इज ओनली 50 से 55%। बहुत कैपेसिटी है हमारे पास इंडिया में। मोटा मोटी छोटा बड़ा MSME, छोटा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग साइट मिला के 10,000 साइट्स हैं, और 3,000 के आसपास कंपनियां हैं रजिस्टर्ड। रेगुलेटेड सेक्टर है, 3,000 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। द फनीएस्ट थिंग विवेक इज कि 1% ऑफ दैट विच इज 30 कंपनीज कमांड 33% ऑफ द मार्केट। तो वेरी वेरी टॉप हैवी इन टर्म्स ऑफ उनके पास ही सबसे ज़्यादा MR हैं, डॉक्टर्स को ट्रस्ट भी है। एक इंडिया में जो हर आदमी एक क्वेश्चन पूछता है विवेक कि भाई फिर डॉक्टर जेनरिक क्यों नहीं लिखता है? तो अगर एक 1988 एक इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम है इस आंसर का। 1988 में शेड्यूल M बोल के एक रेगुलेशन आया फार्मा में इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, विच वाज इंडिया की फार्म देखिए 85-86 के आसपास तक तो सारा डोमिनेशन एक इंपोर्ट होती थी दवाइयाँ। बल्क ऑफ मेडिसिन वाज हेल्ड बाय आल्सो MNC कंपनीज। फिर गवर्नमेंट ने उसमें कंट्रोल लगा के बहुत अच्छा काम किया। 88 में ये लॉ आया कि भाई एक ये ऐसा कंडीशन होगा, भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए। अब वो अनफॉर्चुनेटली लास्ट रिवाइज हुई थी 2005 में। अच्छा। तो आज से 20 साल हो गए उसको, उसकी क्या प्रैक्टिस होना चाहिए। और फिर ग्लोबली एक जो बेस्ट स्टैंडर्ड बोलते हैं वो WHO GMP सर्टिफाइड साइट्स होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस उनकी, उसको भाई बेस्ट तो US FDA भी मानता है, सब कोई मानते हैं, वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है कि भाई ये है। तो इंडिया ने लास्ट ईयर एक ड्राफ्ट रेगुलेशन निकाला है, उसको मैंडेट कर रहे हैं। सो यू विल सी वन थिंग दैट विल हैपन इज कि अ लॉट ऑफ पुअर क्वालिटी मेडिसिन और पुअर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन वाली मेडिसिन विल गो ऑफ द टेबल बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू मीट द न्यू शेड्यूल M पीस। बट जो ये डिमांड का हिस्ट्री है उसमें ये था कि भाई एक पेशेंट के लिए या एक डॉक्टर के लिए, अल्टीमेटली देखिए दवाई तो डॉक्टर ही लिखते हैं, उनके लिए एक बड़ी ब्रांड
एंड पेशेंट के लिए डॉक्टर का कॉम्बिनेशन बिकेम अ प्रॉक्सी टू व्हाई ब्रांडेड मेडिसिन केम इनटू। तो कैसे मालूम चलेगा ना 10,000 अगर अभी कोई बद्दी से या कहीं का कोई छोटा कोई लोकेशन से मैन्युफैक्चर्ड साइट होगा, वो ब्रांड नहीं मालूम है, डॉक्टर ने लिख दिया, आप नहीं ठीक हुए और तबीयत खराब हो गई, तो डॉक्टर कैसे भाई 3,000 कंपनी की मेमोरी तो कोई नहीं कर सकता है। सो ये एक तरह से प्रॉक्सी बन गया कि भाई क्वालिटी की प्रॉक्सी बन गई कि भैया बड़ी कंपनियों की दवाई लिख लीजिए और उस और डॉक्टर लिख रहे हैं तो उस पर तो जो पेशेंट का ट्रस्ट था या डॉक्टर का ट्रस्ट था दैट ट्रांसफर टू दीज बिग कंपनीज एंड दे हैड जनरली हैव द बेटर क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन या बड़े CDMO से वही बनवाते हैं। तो दैट इज़ हाउ दिस पिरामिड ऑफ व्हाई ब्रांडेड जेनरिक केम इनटू प्ले इन इंडिया। और डॉक्टरों का कमीशन भी उसमें बट यस जैसे आई थिंक देखिए हर इंडस्ट्री में गुड एप्पल गुड प्रैक्टिसेस बैड प्रैक्टिसेस हैं। इन आवर इंडस्ट्री यस यू नो incentive to doctors or some motivation to doctors is existent. Government recognizes that. Government ने has created rules, more regulation, more stringent regulations about what a pharma company can do with the doctor. देखिए it will always be a chicken and egg. भाई डॉक्टर को मालूम नहीं है कि आपने क्या लॉन्च किया है, तो उसकी अवेयरनेस कैसे होगी? भाई हम दवाई का ऐड कर नहीं सकते इंडिया में, वो पूरा सबको बैंड है, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, फार्मा कंपनी भी नहीं कर सकती है, तो वो पूरा बैंड है। अब मैंने नया मेडिसिन लॉन्च किया, मैं डॉक्टर को बताऊं कैसे? तो मुझे तो एक कॉन्ड्यूक्ट चाहिए भाई, डॉक्टर एक MR जाएगा, समझाएगा, उस प्रैक्टिसेस को जाना और समझाने को इम्प्रूव करने के लिए। गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है, बहुत सारे अच्छे रेगुलेशंस आए हैं अभी लास्ट 12-18 मंथ्स में। इम्प्लीमेंट होगा, टाइम लगता है, इम्प्लीमेंटेशन चालू होगी और जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होगा दिस प्रैक्टिस शुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली। इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। तो जेनरिक के बारे में हमको आइडिया लग गया कि एक ब्रांडेड जेनरिक होती है, राइट, और एक अनब्रांडेड होती है विच इज़ अ वेरी स्मॉल मार्केट। सो ब्रांडेड जेनरिक के अंदर में भी हर ब्रांड का एक अपना क्योंकि हर ब्रांड एक अलग ट्रस्ट और परसेप्शन कैरी करता है, तो फिर प्राइसिंग अलग अलग होती होंगी। करेक्ट। तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ विवेक, टू योर यूजर्स आल्सो। देखिए 2 दवाइयाँ हैं, एक पेन, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, आई विल रेज इट अप, हम लोग जूम कर देंगे। हाँ, सो एक पैन डी है राइट हैंड साइड में मेरे पास। पैन डी इंडिया की टॉप 3-4 सेलिंग SKUs में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट गैस होता है, कुछ भी होता है, हर आदमी खा लेता है। इट इज अ मेडिसिन विच हैज पैंटाप्रोजोल एंड डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन, दैट इज दिस मेडिसिन। ये 254 रुपीज MRP की दवाई है, करेक्ट। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल है एबॉट का, राइट। एबॉट की ये ब्रांड है पेंटो प्राइम, DSR है, वही सेम दवाई है, पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन है। इसकी MRP 128 रुपीज है। सेम दवाई, नो कंपोजिशन में। देखिए आपको दवाई अगर समझना है ना विवेक, आई विल शो इट देयर एंड आई चले आपको समझाता हूँ, फिर वहाँ भी समझा देंगे। अगर आप यहाँ पढ़िएगा, ये तो ब्रांड है, दवाई यहाँ लिखी है कि भैया इसमें पेंटाप्रोजोल 40 mg है, डोमपेरिडोन 30 mg है, और यू नो करेक्ट ये दवाई है, और प्रोलॉन्ग रिलीज पैटर्न में है कि भैया इसको स्लोली आपके बॉडी में अब्जॉर्ब होगी ताकि लंबे दिन भर आपका गैस नहीं होगा, करेक्ट। अब इसमें भी आप चेक कीजिए, वही चीज़ लिखा है, पेंटाप्रोजोल 40 mg है, डोमपेरिडोन 30 mg है, प्रोलॉन्ग रिलीज है। सो एक दवाई को अगर समझना है तो लेमन, हमने तो हेल्थ केयर पढ़ा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, राइट, CA है, तो हम लोग ने एक 4 टिक प्रोसेस हम लोग अपना इंटरनली समझते हैं। तो हमें एक IMA के बहुत सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर KK अग्रवाल जी, आपके साथ कोविड में उन्होंने बहुत अच्छा एक वीडियो भी किया था। उन्होंने हमें समझाया था कि भाई 4 ही चीज़ है दवाई में। एक हम लोग ये जो पेंटाप्रोजोल बोल रहे हैं, इसको स्ट्रेंथ API बोलते हैं, नमक सॉल्ट है कि दवाई का सॉल्ट क्या है, करेक्ट। फिर स्ट्रेंथ है, 40 mg है, 30 mg है, जो भी उसका स्ट्रेंथ हो गया। फिर उसका रिलीज पैटर्न हुआ कि भाई ये अगर आप देख रहे हैं इसमें लिखा है प्रोलॉन्ग रिलीज पैटर्न है, तो वो प्रोलॉन्ग रिलीज वैसे 6-7 पैटर्न है। और चौथा है कि फॉर्म क्या है, डॉक्टर ने बोला है कि भैया आपको कैप्सूल लेनी चाहिए, आपको टैबलेट लेनी चाहिए, सिरप लेना चाहिए, इंजेक्शन लेना चाहिए। इसके भी आते हैं, इंजेक्शन भी आता है, सिरप भी आता है। सो डॉक्टर हैज टू डिसाइड कि भाई आपके हिसाब के, आपकी बीमारी के हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्या है। तो ये 4 टिक हम लोग बोलते हैं, 4 टिक प्रोसेस हमारा जो इंटरनल चेक्स हम लोग करते हैं, वो ये है कि भाई अगर ये 4 टिक चेक हो गया तो उसके बाद दोनों दवाई सेम है। दवाई तो दवाई इज नॉट पैन डी, दवाई इज नॉट पेंटोप्राइम, दवाई इज पेंटाप्रोजोल एंड डोमपेरिडोन 40-30 इन अ सस्टेन रिलीज पैटर्न, ठीक है, करेक्ट। ये दोनों ब्रांड है, ये पैन डी ब्रांड है, पेंटोप्राइम ब्रांड है। तो दैट इज द थिंग, दिस इज लाइक दिस एबॉट थिंग इज अ पुश ब्रांड फ्रॉम एबॉट and this is a pull brand from Alkem. The इंटरेस्टिंग पार्ट इज ना कि इंडिया के आप
कोई भी बड़ी फार्मा कंपनी ले लीजिए, आप टॉप 30 फार्मा कंपनी पकड़ लीजिए, जो अपने बात की है कि समझ लीजिए उनका 30% मार्केट शेयर है, सब आदमी दोनों डिवीजन काम करते हैं। अच्छा। तो अभी हमने यहाँ पे एल्केम का ब्रांड देख लिया, वैसे एल्केम का एक पुश ब्रांड भी मिलेगा। यहाँ पे एबॉट का पुश ब्रांड देख लिया, वैसे एबॉट का वही आपको पुल ब्रांड भी मिलेगा। तो एक जो हमें जब हमने दवा दोस्त चालू किया, जो हमें सबसे बड़ा सरप्राइज था कि दिस विडम्बना एग्जिस्ट। भाई हम तो हेल्थ केयर से नहीं है, कोई हेल्थ केयर में कभी हेल्थ केयर कंपनी में काम भी नहीं किया। जो हमें समझ में आया कि यार ये ऐसा कैसा बिजनेस है जहाँ पे एक ही चीज़ के मल्टीपल ब्रांड्स हैं, अलग अलग मार्जिन स्ट्रक्चर है, और एक यूज़र को अगर मुझे सेविंग, एक खाली अवेयर, जो हमारा दवा दोस्त का दोस्त वर्ड बड़ा चॉइसफुली चूज़ किया हुआ है। वजह से मैं आपको दोस्त जैसे समझा रहा हूँ, हम लोग का मेन उद्देश्य हमारे कंपनी में वही है कि भाई हम ये चीज़ समझा दें। फिर डिसीजन आपका है, मतलब हम तो दोनों बेचते हैं, हमारा व्यापार दोनों चीज़ का है। बट आप बोलेंगे कि नहीं भाई मुझे ये, भाई आपको समझा दिया और आपको अब एबॉट पे ट्रस्ट है, तो भाई आपका जो आपने बात की है कि भाई ट्रस्ट डेफिसिट था, ट्रस्ट डेफिसिट के चक्कर में भाई डॉक्टर और बिग ब्रांड पे एंकरिंग होती थी कि मैं ट्रस्ट कैसे करूँ कि अच्छा खराब है। तो वो ट्रांसफ़र होके अब भाई आपको मैं बिग ब्रांड दे दिया, भाई आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया। तो आप एज अवेयर, तो जागरूक, आप लोग आरबीआई में और सब बोलते हैं जागरूक रहिए भैया, वही जागरूक रहिए। अगर आप जागरूक, अवेयरनेस हो गई तो फिर आप आराम से लीजिए, उसमें क्या इशू है। बट अभी इंटरेस्टिंग है कि एबॉट के पास में भी सेम कंपोजिशन के 2 ब्रांड है, मोटा मोटी हर कंपनी के पास। हाँ, तो अब ट्रस्ट तो फिर कंपनी पे नहीं है ना, फिर तो वो जो ब्रांड का परसेप्शन बन गया कि पैंडी ही सबसे सुपीरियर है। करेक्ट, जो अल्टीमेटली डॉक्टर ही बनाता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब रिकमेंड करते हैं। बट डॉक्टर भी इवॉल्व हो रहे हैं विवेक। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि देखिए पहले अबॉट नहीं कर रहा था, तो अब डॉक्टर को, अगर डॉक्टर ने पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन आपको लिख दिया और आप एक केमिस्ट के पास गए और बोले कि भैया दे दीजिए, अब आप डॉक्टर को भी नहीं मालूम है ना कौन सा ब्रांड दे देंगे। डॉक्टर क्यों लिखता है ब्रांड? भाई डॉक्टर इसीलिए मजबूरी में लिखना पड़ रहा है टॉप 20। फिर उनको लिमिटेड, देखिए एक आदमी अपने भी कोई भी चीज़, आप लोग कुछ स्टॉक्स का मैं आप पूछूँ कितने स्टॉक्स याद है तो आप शायद 100 200 400 स्टॉक्स आपको मेमोराइज होंगे कि इसका ये है, उसका वैसा है, सब चीज़। वैसे ही डॉक्टर, हर आदमी ह्यूमन बीइंग का एक लिमिटेड लाइब्रेरी है, इसमें हम प्ले कर सकते हैं। तो डॉक्टर भी भाई जो टॉप कंपनियों की ब्रांड्स की लाइब्रेरी है उनको याद है, तो वो उसी में भाई हैबिट हो जाती है कि भाई पहले हम लिख दें उसमें। बरोबर है। और जैसे जैसे ये अब टेक आ गया, इंटरनेट आ गया, अवेयरनेस करना आसान हो गया। तो अगर मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप पेंटाप्रोजोल ये ले सकते हैं अबॉट का, तो उससे भाई धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ता है तो आदमी आराम से ले लेता है कि भाई उसमें कोई क्वालिटी का इशू। अब आपको दवा तो उस पर ट्रस्ट नहीं है ना, भाई अबॉट पे तो ट्रस्ट है ही आपको भाई। तो वैसे तो अमित, ये फिर क्या ये बोल सकते हैं कि जो सुपर पावर डॉक्टर के पास में था, डॉक्टर जेनरिक कम्युनिकेशन करना चालू कर दिए, तो जो दुकान वाला है, दवाई दुकान वाला, उसके पास भी थोड़ा पावर शिफ्ट हुआ है? पावर शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। देखिए एक तो गवर्नमेंट की मैंडेट है, आईएमए का गाइडलाइन है कि हर डॉक्टर को जेनरिक लिखना है। जो डॉक्टर कम्युनिटी से पुशबैक था, राइटफुली सो पुशबैक था कि सर मैं तो लिख दूंगा जेनरिक, कौन सी क्वालिटी का जेनरिक? भाई आपकी जीएमपी प्रैक्टिसेस 20 साल पुरानी है, मैं वो अच्छी क्वालिटी की दवाई डिस्पेंस नहीं हुई, तो फिर मेरे जिम्मेदारी तो डॉक्टर की ये ठीक करने की, केमिस्ट थोड़ी तबीयत ठीक कर रहा है। तो उस चक्कर में ये चीज़ अटकी हुई थी। गवर्नमेंट चाह रही है, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स भी चाह रहे हैं कि भाई आदमी का भला होता है कि भाई आप सस्ते में, कोई क्यों आपका खर्चा बढ़ाएगा। हाँ बरोबर है, करेक्ट। बट ये एक विडम्बना में अटके हुए हैं। अब ये कड़ी धीरे धीरे खुल रही है कि डॉक्टर के, आप भी अभी मैं आपको बोलूँ भाई अपने डॉक्टर के पास ये दवाई ले जाइए, 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि डॉक्टर बोलेगा हाँ भाई साहब लीजिए आराम से, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्वालिटी, उनको क्वालिटी चेक करनी है। बोले साहब सेम दवाई है, बोला हाँ सेम दवाई है। बोला कौन सी कंपनी की है, बोला अबॉट की है। अबॉट की है, जनरली से गुड मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में है, उनके CDMO साइट्स अच्छे हैं। तो डॉक्टर को वो जो ट्रस्ट वाला पार्ट है अल्टीमेटली वो रिकवर फॉर एवरीवन वही हो जा रहा है। सही है, सही है। आई थिंक यहीं पर प्लेटफॉर्म लाइक दवा दोस्त और जो नॉलेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक जितना मुझे याद है लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी कि यू हैव दी लार्जेस्ट रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज करेक्ट ऑन मेडिसिन। यस यस यस। तो वी उसके बारे में बताइए। सो विवेक, वी व्हाट ऑब्वियसली मुझे अगर ये दोस्ती निभानी है तो मुझे सबसे पहले है कि इंडिया में इतनी दवाइयाँ हैं, रफली हमें लगता है 5 लाख के आसपास ऑफ मेडिसिन हैं तो इंडिया में, जो हमें मालूम है। तो हमने एक एक को पेन्स टेकिंगली पकड़ा, उसको बोला कि इसमें दवाई क्या है, भाई रिपोजिटरी तो ब्रांड से बनती है। 5 लाख ब्रांड्स बने, 5 लाख में से हमने खोज के निकाला कि इसकी दवाइयाँ क्या है। फिर हमने इसको ट्रांसफ़र किया कि भाई इसके
इसकी एग्जैक्ट मैचिंग क्या है। ये 4 टिक जो डॉक्टर साहब ने के अग्रवाल जी ने हमें समझाया था कि इसको 4 टिक को बनाइए और 4 टिक से मैच करा दीजिए। अगर 4 टिक मैच हो गया तो यू आर 100% एक्यूरेट। सो वी वर द फर्स्ट वन टू डू 100% चेक्स ऑन सेइंग कि नहीं तो आदमी क्या करता था कि जो रिलीज पैटर्न है उसको इग्नोर कर जाते थे कि DSR लिखा है, सस्टेन रिलीज लिखा है, फास्ट रिलीज लिखा है, वो सबको जनरली तो अप्रॉक्सीमेट आंसर की जगह परफेक्ट आंसर देने लग गए, विच इज़ ड्रिवन अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू पीपल कि भाई आप हमारे शॉप पे भी वही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऑनलाइन भी आप जाके सर्च करते हैं तो वही आंसर मिलता है। सो दैट इज़ हाउ वी आर डूइंग इट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जेनरिक के बारे में मोटा मोटी अपने को आइडिया लग गया है। इस पर कुछ और अगर आप ऐड करना चाहें तो। सो जब आपने बात की जैसे आई थिंक वन लास्ट पॉइंट ऑन दिस इज कि भाई डॉक्टर्स का इन्फ्लुएंस है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में आज भी भाई अनलाइक द वेस्ट आप सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। सिम्टम ट्रियाज का ग्लोबली बहुत जो सिम्टम ट्रियाज बेस्ड टेक बने कि भाई आप सिम्टम बताते जाइए, मैं बीमारी बता दूंगा, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत मैच्योर नहीं हुए। एंड सो अभी भी 90% प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर के पास से ओरिजिनेट होती है, उसमें मोटा मोटी 100% ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शंस ही आती है। एंड आई थिंक बिटवीन द गवर्नमेंट्स इंटेंट, IMA एज अ डॉक्टर फ्रेटर्निटी इंटेंट, दैट इज चेंजिंग एंड स्लोली। अगर आप नेक्स्ट थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग देखेंगे, एक तो हिस्ट्री है हमारी है कि 88 से चालू हुई हुई हिस्ट्री 40 साल मोटा मोटी की हिस्ट्री है, बट अगर फ्यूचर में देखेंगे दिस थिंग इज गेटिंग अनवाइंड, दैट विल हैपन, दैट मोमेंटम और टिपिंग पॉइंट इज हैपन। आई थिंक वी सी अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स हमारे मल्टीपल स्टेट्स में है, तो इट्स नॉट अ वन स्टेट एग्जाम्पल कि भाई डॉक्टर भी बहुत कंफर्टेबल हो रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि भाई अच्छा अच्छी कंपनी की। अल्टीमेटली हर आदमी को ट्रस्ट चाहिए। डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि अच्छे जगह बना हुआ है और ये जो शेड्यूल एम जिस दिन फॉर्मल साइन ऑफ हो जाएगा और इन प्रिंसिपल आ जाएगा, जब ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर हो जाएगा। कई सारे वीक प्लेयर्स मार्केट से निकल जाएंगे जो भाई ऐसे जो बोलते हैं ना कि भाई कमरे में दवाई बना रहे हैं, चल रहे हैं, वो सब फिर क्वालिफाई नहीं होंगे, उनके लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। द गुड थिंग इज वी हैव इनफ कैपेसिटी, तो ऐसा एक स्कैसिटी नहीं होगा कि भाई अरे ये सब इतने लोग बंद हो गए। तो वी हैव, अगर आप जो एक स्टडी में तो आया था कि भाई कौन से लोग टेंटेटिवली पास होंगे, कौन फेल हो जाएंगे, तो जो पास होने वाले लिस्ट है और उसमें बहुत कैपेसिटी है टू टेक केयर ऑफ द इंटायर कंजम्पशन ऑफ इंडिया। सो ऐसा कोई कैसे वो गवर्नमेंट को रिस्क नहीं है कि भाई मैंने इतने जगह को नो कर दूंगा, फेल कर दूंगा, तो भाई मार्केट में सप्लाई कौन करेगा। तो वो थैंकफुली वी आर वेल कवर्ड ऑन दैट। विवेक सही है। सो अगर अपने फ्यूचर देखते हैं विवेक, वी लुक्ड एट अ लॉट ऑफ पास्ट, लॉट ऑफ हिस्ट्री ऑफ हाउ आवर इंडस्ट्री इज बिल्ड सेटल। 3-4 बड़ी थीम हमें लगती है, एंड वी आर ऑब्वियसली बायस्ड, हम इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, कि इंडिया का एक एक्सपोर्ट्स ऑफ जेनरिक विल कंटिन्यू। एक इंडिया में इंटरेस्टिंगली जो हम जेनरिक बोल रहे हैं अभी, जो जन औषधि वाला 5-7-10% है समझ लीजिए, कोई भी कंट्री, आप US में 80% प्लस जेनरिक है, UK में 75% है, ब्राज़ील 85% पे है। ट्रांजिशन इज ऑलरेडी हैपेंड, अवेयरनेस इज हैपेंड थ्रू लॉ और थ्रू पीपल, वो हो चुका है। तो ऐसा कुछ हमें कैचअप प्ले करना है, हम कुछ यूनिक इनोवेशन नहीं कर रहे कि हम फर्स्ट होंगे इन द वर्ल्ड, करेक्ट। सो दैट पार्ट विल डेफिनेटली हैपन। एक्सपोर्ट्स विल कंटिन्यू बिकॉज भाई बीमारी क्रॉनिक इज अ एलिमेंट दैट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा इंडिया का मोनोपोली नहीं है बीमारी पे, राइट। तो हम सब लोग बीमार हो रहे हैं, तो वही एक्सपोर्ट्स और इंडिया का वो इकोसिस्टम अच्छा बना हुआ है। US FDA ऑडिट करता है जी, शेड्यूल एम क्वालिफिकेशन आ जाएगी तो वही और एक्सपोर्ट होगा। सो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली देयर। ब्रांडिंग विल कंटिन्यू टू बी, आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 10 years की अगर बात करें, ब्रांडिंग ऑफ द मेडिसिन एंड द कंपनीज विल, क्योंकि ट्रांजिशन स्लो है। एक यूज़र को अभी तो अवेलेबल भी कराना है, ट्रस्ट भी बिल्ड करना है, सो वी विल स्लोली प्रोग्रेस। आई थिंक थंब रूल वाइज अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो ये पुश ब्रांड्स हैं या जेनरिक्स जो अभी मार्केट में लोग बात करते हैं, वो 2x ऑफ द मार्केट के पेस पे ग्रो कर रहा है। ओके। तो हमारे डोमेस्टिक फार्मा कंजम्पशन 7-8% ईयरली केगर पे चल रहा है। ओके। एंड जो जेनरिक्स पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है, बोथ द ब्रांडेड जेनरिक एंड द अनब्रांडेड जेनरिक, वो 15 से 20% पे चल रहा है। So there is already a big momentum that is happening in that space, and I expect that to, हमारा बहुत बायस है, but I do believe जितना डेटा देख रहे हैं, जितने फार्मा कंपनियों से बात कर रहे हैं, कि ये 17-18-20% केगर पे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, which will mean कि mix will keep improving, mix will and the consumption of the mix happens. फार्मा कंपनियों को बहुत रिस्क नहीं है विवेक, देखिए सेल थोड़ा कम दिखेगा, बट प्रॉफिट उतनी है, क्योंकि जो खर्चा उनका
SG&A में लग रहा है या मार्केटिंग में लग रहा है, वो खर्चा ट्रेड में दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो वही है भाई, मैन्युफैक्चरिंग तो दोनों एक ही जगह हो रही है ना, तो उनकी प्रॉफिट नहीं इम्पैक्ट हो रही है, थोड़ा टॉप लाइन थोड़ा 19-21 होगा, बट दैट आई थिंक एवरीवन विल गो। मुझे एक बात बताइए अमित, ये जो अबॉट वाला जो बेच रहा है 128 रुपये में, उसका कॉस्टिंग कितना है? कॉस्टिंग तो नहीं बता सकते हम लोग, दवा तो उसमें 52 रुपीज़ में बेचते हैं। 128 तो अगर आप हमारे स्टोर पे आइएगा और 252 रुपीज़ की ये दवाई लेने आएंगे, सो आई विल टेल यू टू टेक दिस, एंड 130 रुपीज़ के आसपास MRP है, आई सेल इट एट 52 रुपीज़ टुडे, और आई मेक प्रॉफिट ऑन दिस। आप भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, फार्मा कंपनी भी कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है। तो दोस्ती का जो पार्ट है अल्टीमेटली, देखिए भाई हमने तो आपको ऐसा दोस्त बता दिया, पहले अवेयर कर दिया, तो अगर आप देखेंगे कि जो कस्टमर जर्नी बोलते हैं, यूज़र जर्नी है, उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको बता तो दें, फिर आप लेंगे नहीं लेंगे आपको डिसीजन है, मैं कैसे आपके बदले डिसीजन लूँगा, बट हमने नहीं बताया वो मेरी गलती है। तो मैं हमारा है कि अगर आप हमारे पेज पे भी देखिएगा, कोई लॉगिन नहीं है, आपको सर्च करना है, पहले सर्च कर लीजिए, पहले आप जान तो लीजिए कि ये पॉसिबल है, फिर आप चूज़ कीजिए आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, वो आपका चॉइस है, कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन कोई खरीद सकता है? हाँ, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। बट सरप्राइजिंगली दोस्तों, मार्जिन कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देख के समझ में आ रहा है कि 10-15-20% से ज़्यादा है नहीं एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नहीं तो एज अ थंब रूल जो विवेक बोलते हैं, 1/6 ऑफ द MRP एज अ इंडस्ट्री, जो एक थंब रूल जो अपने वही बोलते हैं, 1/6 ही कॉस्ट प्राइस है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, उसके ऊपर भाई हर कंपनी का है। इट इज़ नॉट यूनिक, मतलब बहुत सारी आप CPG कंपनियां देखेंगे, उसमें भी 1/6 नहीं होगा, 1/5 मतलब 1/5 होगा, 1/4 होगा। PNG में काम किए हुए हैं तो आपको पता है बहुत डीपली, PNG के फाइनेंस में थे आप, तो सब कुछ पता है आपको। करेक्ट, वही बोल रहा हूँ कि भाई आप अगर ऐसा नहीं है कि एकदम लूट मार मचा दिया, आई डोंट वांट टू स्केयर पीपल, कल से भैया लोग आ जाए कि भैया क्या हो गया, बट रियलिटी है कि भाई खर्चा होता है, कंपनियां बनती है भाई, खाली ऐसा नहीं है SG&A इज ऑन भाई डॉक्टर इन्फ्लुएंस या एनीथिंग, इट इज़ ऑल्सो भाई कंपनियां हैं, उसके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेरोल है, सब चीज़ मैनेज करना है, एंड दैट इज़ हाउ द पीस इज। सो येस, फार्मा इज ऑन द लोअर एंड ऑफ द, तो 1/6 का मतलब हो गया भाई 6x आपको मार्जिन सिस्टम है, बट एनी CPG कंपनी अदर देन डिटर्जेंट्स विच इज़ मोर एक्सपेंसिव, अगर ब्यूटी केयर पकड़ेंगे तो वही है, मतलब 2-4% आगे पीछे होगा, 20 के नीचे ही है सब। ओके ठीक है। पर हम, क्योंकि हम इतना डीपली देखते नहीं है, तो हमको शॉक मिल गया। I'm sure आप लोग में से कुछ लोगों को भी लगा हुआ कि यार इतना ही खर्चा होता है, बट ठीक है, जस्टिफाइड है ये जो है। हाँ, जो गैप है जेनरिक और नॉन जेनरिक होने के कारण, जो गैप है वो धीरे धीरे गैप जो है वो कम होता जा रहा है, थैंक्स टू पीपल लाइक दवा दोस्त। क्लोजिंग रिमार्क अमित? आई थिंक माई ऑब्वियसली एज अ सेल्स पिच नाउ, कितना देर बात किया था कि भाई फर्स्ट इज ऑब्वियसली बिकॉज वी शुड, आप अवेयर तो हो जाइए, आई थिंक दैट इज देयर फॉर पीपल हु आर लुकिंग एट दिस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लेंस पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। 2-3 बिग टेक अवे है। एक फर्स्ट बिग टेक अवे है कि भाई पूरी दवाई जेनरिक है इंडिया में, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ फार्मा एनालिस्ट्स ऑल्सो जो कवर करते हैं सेक्टर, उनको ये बात नहीं मालूम है, सो स्टक इन द डिस्कशन डिबेट कौन सी ब्रांड क्या हुई नहीं हुई। तो एक बड़ा टेक अवे ये है सर। दूसरा टेक अवे है मेरे लिए जो भाई इंडस्ट्री के टेलविंड्स बोलते हैं, उसमें है कि भाई हम क्रॉनिक अवेयरनेस एंड क्रॉनिक एलिमेंट्स को लेके बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सो मार्केट इज़ बाउंड टू ग्रो, बिकॉज भाई आप जैसे जैसे गवर्नमेंट मेहनत कर रही है हेल्थ केयर अवेयरनेस में, हेल्थ केयर रीच बढ़ रही है, तो लोगों को मालूम होना चालू हो रहा है कि भाई हम बीमार हैं, बीमार हैं तो भाई हम फिर ठीक कैसे होंगे। सो आई थिंक दैट इज़ द सेकेंड टेलविंड फॉर द इंडस्ट्री की क्रॉनिक सेगमेंट एंड उसके एसोसिएटेड जो दवाई का कंजम्पशन है, बिकॉज ये पूरा लाइफ लॉन्ग है, 20 साल 30 साल एक आदमी दवाई ले रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ देयर विच इज़ ऑल्सो द पॉइंट यू आर मेकिंग कि भाई एवरेज एज भाई हर साल 10 साल में बढ़ ही रहा है, तो एक उधर से नीचे हो रहा है कि भाई आप बीमार पड़ने का एज कम हो रहा है, इधर से एवरेज एज बढ़, दोनों तरफ भाई परफेक्ट स्टॉर्म के सिचुएशन में जा रहे हैं। थर्ड इज़ कि जो भारत अनटैप्ड सेगमेंट है, जो 100 करोड़ लोगों का जो सेगमेंट है, जहाँ हम भी बहुत प्ले करते हैं, वो एक बहुत पॉजिटिव सरप्राइज देगा इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। तो कंजम्पशन लेड जो हेल्थ केयर है, बी इट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, बी इट कंज्यूमर हेल्थ के जो पोर्टफोलियो, मल्टीविटामिन्स हो गए, ये सब चीज़ हैं, वो सब चीज़ में वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि वी विल सी एन अपटेक। सो 3 बिग टेक अवेज इन माई हेड फॉर एवरीवन। सुपर्ब, बहुत मज़ा है, लवली। आई थिंक इतना क्लैरिटी और इतना अच्छी सजग सोच है आपकी अमित।
I've always been proud of you, and I want to continue with that. 100% Proud of you and great always. content to us. जो learners है, जो मेरे learners generally serious लोग हैं. मतलब it's not the मैं भी हूँ. typical. So I'm sure all of you will appreciate this. आज का वीडियो छोटा सा था, but learning बहुत ज़्यादा थी इसके अंदर में. तो if you like it, do comment. Yes, we like it. अमित का वेबसाइट है, जाइए देखिए, चेक कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए. दो बातें हैं कि एक ऐसा एज एन इन्वेस्टर एटलीस्ट नाउ यू हैव अ कंपनी इन माइंड कि कभी मौका मिले अमित के बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, या कभी लिस्टेड होंगे, मैं इनको बोल रहा हूँ लिस्ट हो जाओ. बिकॉज आम आदमी तो आप वैसे भी हेल्प कर रहे हैं और ऐसे भी हेल्प करिए, उनको इन्वेस्टर बनाइए, आपके कैप टेबल पे डालिए. तो कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली इवैल्यूएट कीजिएगा. और दूसरी बात यह है कि एज अ कंज्यूमर सेंसिटिविटीज जो चाहिए अपने को, नॉलेज जो चाहिए, कि कभी दवाई ऑर्डर हुआ तो एक बार देख तो लो यार इसमें क्या कॉम्पोजिशन है. दवा दोस्त में जाके या इंटरनेट पे जाके चेक कर लो भाई सस्ती भी दवाई अवेलेबल है क्या. कुछ नहीं तो नॉलेज ही बनेगा. हो सकता है कि आप फिर भी पैंडी लें, बट नॉलेज एक्वायर हो रहा है तो उसमें क्या पता कभी काम आ जाए. Super. Yeah, thank you. Thank you so much. Take Vivek. care. Thank Bye-bye. you. Take care. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.